नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9। आप आ चुके हैं यूट्यूब पर लाइव, जहां पर आप हैं जिस चैनल पर उसका नाम है एनमी कार्नर। एनमी कार्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप आज हमारे साथ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना। आज इस टॉपिक में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है स्थापित होती है और अपने वर्चस्व को कायम करती है। आज इसी संदर्भ में हमारी आज आपसे डिस्कशन होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आइए और अधिक से अधिक लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों को अपने इस चैनल को शेयर करें, जिससे इस लाइव सेशन चल रहा है, इस लाइव सेशन को बहुत ही आवेशम बनाया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि उस समय ब्रिटिश कैसे थे। आपको एक इमेज हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये इमेज 1915 की भारत की है। 1915 तक जो एक कंपनी आई थी भारत में, और वो एक छोटी सी कंपनी कोठी स्थापित करने के साथ, फैक्ट्री स्थापित करने के साथ पूरे भारत में एक मैक्सिमम लगभग 70% भारत पे शासन करना शुरू कर देती है। वो कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी, कौन से ऐसे कारक हुए जिसके कारण ये संभव हो पाया। तो यहाँ पर इस इमेज में आपको जो इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस इमेज में आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि ये आप देख रहे हैं जो ब्रिटिश टेरेटरी है, जो ब्रिटिश का क्षेत्र है, वो आप देख रहे हैं जो रेड कलर में दिखाया गया है, ये सब ब्रिटिश का क्षेत्र है। और जो डॉटेड दिखाया गया है ऐसे से करके, वो ब्रिटिश क्षेत्र से बाहर है। दूसरी चीज़ और आपको यहाँ जानना होगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी यहाँ पे हैं जो ब्रिटिश क्षेत्र की अधीनता केवल स्वीकार किए हैं। ये कहानी है 1915 तक की। लेकिन 1915 अब तक हमने जो बात की थी कि 1600 में कंपनी स्थापित हुई, 1608 में इसकी ये पहली कंपनी कोठी स्थापित होती है, 1611 में सूरत में होती है, मछलीपट्टनम सूरत। उसके बाद क्या ये कंपनी कहाँ तक आगे बढ़ रही थी? 1611 में जो कंपनी इसके स्थापित, उसके बाद ये कैसे कैसे कहाँ तक परफॉर्म कर रही थी। अब बात इसकी थी। यहाँ पे हमारी जो आपसे और बात करनी है जिस बिंदु पर, उसे आपको हम बताएं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उसे हम एक बार और आपको ध्यान दिला दें कि 1611 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। और 1608 में ये भारत आए थे। इनकी जो स्थापना हुई थी 1600 हुई थी। इतनी पृष्ठभूमि के साथ आज हमारा काम चलेगा। तो आइए, स्थापना के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत में स्थापना, तो भारत में जो स्थापित हो रही है कंपनी, इस कंपनी में पहली बार इतने बड़े क्षेत्र में, हमने जो आपको एक इमेज दिखाई कि इस बड़े क्षेत्र में कैसे वो कंपनी अपने साम्राज्य को फैलाने में सफल रही। इसके कारण क्या थे? तो सबसे पहले इसके कारण की बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण कंपनी इतनी सफल रही। पहले कारण हम बताएंगे आपको। पहला कारण उसमें था कि इनके पास जो सैन्य उपकरण थे, जो इनके पास सैनिकों के जो उपकरण हुआ करते, जो हथियार हुआ करते थे वार के लिए, वो बड़े ही अच्छे थे। दूसरी चीज, इनकी जो वार टेक्नोलॉजी थी ये बड़ी अच्छी थी। टेक्निक ऑफ वार ये बड़ा अच्छा था। और ये आपके सेना के स्तर पे था। सेना के स्तर पर एक चीज़ और यहाँ देखने को मिले। दूसरी चीज़, अब सेना के स्तर या सैनिक में आप देखेंगे यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत था, अनुशासन जिसे कहते हैं। इनके सैनिकों में अनुशासन बहुत था, और साथ ही साथ इन्हें जो ट्रेनिंग दिया जाता था, जो प्रशिक्षण दिया जाता था, वो बहुत ही उच्च दिया जाता था। जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो फोकस, एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम करते थे, प्लान के साथ काम करते थे, और पहले अपने मिशन के लिए एक एक खाका तैयार करते थे, यानी कि प्लान, और इस खाके के अनुसार वो उसे इम्प्लीमेंट करते थे। पहला कारण ये था उनकी विजय का। और ये कौन से कारण थे? ये जो दो कारण हमने बताए, ये सैन्य कारण थे। इसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरा कारण होगा, तीसरा कारण, पहला दूसरा हमने बताया कि सैन्य उपकरण और तकनीकी और सेना में अनुशासन और जो प्रशिक्षण, ये एक दो में आप एडजस्ट करें। उसके बाद तीसरा जो प्रमुख कारण था, ये प्रमुख कारण था कि जो भारतीय राज्य थे अभी एकजुट नहीं थे, इनमें एकजुटता का अभाव था।
एकजुट नहीं थे। जब किसी को थोड़े थोड़े लोगों से लड़ना है तो आसानी से लड़ जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें सब एक साथ लड़ना हो तो आप युद्ध नहीं कर सकते। आपने एक कहानी सुनी होगी लकड़ी और गट्ठर की। चार पुत्र रहते हैं, किसान को बताता है कि कैसे लकड़ी को तोड़ना। अगर यही जितने गट्ठर थे यहाँ पर या जितने लोग थे सब एक साथ होते तो अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। हालांकि इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट आते हो सकता है या पॉजिटिव होते कि भारत में अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या होता, ये एक अलग डिबेट है, इसकी हम चर्चा तो अभी नहीं करेंगे। भारत जो अंग्रेज आए, भारत में कई उनका योगदान है, उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आई, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य लेकर आए, तो ये सब अलग डिबेट है, इसकी हम अभी चर्चा नहीं, चूँकि हम अभी पीटी फोकस हैं। पीटी फोकस में हम बताएं एक कारण आपको बताया कि वो सफल क्यों हुए कि भारत में जो राज्य थे उनमें एकजुटता का अभाव था। दूसरी चीज़ यहीं पे एक चीज़ और जानना आपको है कि यहाँ पर जो राज्य थे उनके लिए एक नीति लेकर आते थे, उन्हें वो एक लालच देते थे। लालच के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि एकजुट नहीं है, लालच के साथ वो मुख्यतः 2-3 नीति लेके आते हैं। इसमें आपको एक घेरे की नीति होती है और एक सहायक संधि होती है और तीसरी होती है विलय की नीति। इन 3 नीतियों के साथ वो बड़े स्तर पर काम कर रहे थे। जो इनकी घेरे की नीति थी इन और जो सहायक संधि थी और जो विलय की नीति थी, इसकी हम आपको डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। तो कारण में ये आपका अगला कारण था। इसके बाद कारण में आप देखिए तो आप देखिए ये आपका राजनीतिक कारण में बताया। अब देखिए जो आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल जो रीजन था, जब यूरोप में आप देखेंगे पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ, तो पुनर्जागरण का सबसे अधिक लाभ अगर पूरे यूरोप में किसी को मिला तो वो था ब्रिटेन। आपको ब्रिटेन की इमेज दिखा देते हैं तो शायद चीज़ें और आपकी पकड़ में आ जाए। ब्रिटेन की इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए जो पुनर्जागरण यानी जो रेनेसा हुआ, उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी को मिला तो ये मिला यूनाइटेड किंगडम को, यूके के। लेकिन इसके अलावा जो भारत में, जो यूरोप में फ्रांसीसी हैं, जर्मनी है, पोलैंड, इन लोगों को लाभ तुलनात्मक रूप से कम मिला। यानी ऐसे में रेनेसा का परिणाम क्या होगा? रेनेसा का परिणाम होता है कि तकनीकी उच्च हो गई। रेनेसा का और क्या परिणाम होता है? रेनेसा का परिणाम होता है कि इनका जो इकोनॉमी थी ये बहुत तेज़ी से बूस्ट करने लगी। इन्होंने मैन पावर को पहचानना शुरू किया। ये धर्म के आधार पर छोड़ने के अलावा मानव जात के आधार पर सोचना, यानी इनके अंदर वैल्यू भी आना शुरू हुए। तो ये था रेनेसा का परिणाम। रेनेसा का परिणाम जो हमारे यहाँ पे काम आने वाला है, जो हमारे इस टॉपिक में काम देने वाला है, वो कौन सा है कि जब रेनेसा हुआ, जब पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी ये काफ़ी आगे पहुँच चुकी थी। और फ्रांस की इकोनॉमी या उनके जो सहायक थे, चाहे वो नीदरलैंड हो यानी हॉलैंड वाले, या फिर फ्रांस हो या पुर्तगाली हो, इनकी इकोनॉमी पीछे थी। और इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी पावर भी होती है। तो ये जो ब्रिटेन था या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार में ये चौथा महत्वपूर्ण कारक हुआ, जो आर्थिक कारण था। अच्छा, और भी कोई कारण थे? जी हाँ। अब जरा हम बात कर लें सामाजिक कारण कौन से थे। समाज पर अभी देखिए भारत में सामाजिक एकजुटता नहीं थी, हमने बताया। अभी राज्य के स्तर राजनीतिक एकजुटता भी नहीं थी और सामाजिक एकजुटता भी नहीं थी, सब अपने अपने की सोचते थे। दूसरी चीज यहाँ पे जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास नहीं हो पाया है। और जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा तो आप एकजुट तो हो ही नहीं सकते। आप केवल अपने क्षेत्रीय हित के लिए टकरा सकते हो, लड़ सकते हो, देश के लिए नहीं लड़ सकते। और अंग्रेजों की इन नीतियों ने कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के विकास में बाद में जाकर योगदान तो जरूर देगा, लेकिन अभी तो फिलहाल उसका कोई रोल नहीं है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझनी थी, यही कारण था। इसी कारण में आप देखेंगे चौथे कारण जो हमने इकोनॉमी बताई, इसी वजह से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक छोटे से कंपनी के रूप में आने के बाद इस बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। क्या इसके ये कारण थे? तो अब इसके पहले जहाँ से ये अपना शुरुआत करता है उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये पहले कहाँ से स्टार्ट करता है अपनी यात्रा को।
तो आप देखेंगे ये अपनी यात्रा को सबसे पहले स्टार्ट करता है कर्नाटक से। यानी जो भारत विजय की जो इसका सपना पूरा हुआ, जो भारत विजय इसने की, वो आप एक क्रम सीक्वेंस आप याद रखें कि सबसे पहले इसने विजय की कर्नाटक की। कर्नाटक की विजय का जो समय है आप देखेंगे ये 1750 के आसपास से स्टार्ट करता है और 1775-76 तक ये पूरी तरह से विजय कर लेगा। तो ये आप कर्नाटक था। कर्नाटक के बाद जो दूसरा इनका शिकार होता है दूसरे नंबर पे, वो होता है बंगाल। दूसरे नंबर पे बंगाल का शिकार करते हैं, यानी बंगाल विजय करते हैं। और तीसरे नंबर पे एक करते हैं मैसूर को। तीसरे नंबर पे मैसूर को करते हैं और तीसरे मैसूर के बाद फिर इनका जो जो इसकी जो अभियान निकलता है वो निकलता है मराठा की ओर। ये मराठाओं को शिकार बनाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये चार आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे पढ़ने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से। सबसे पहले कर्नाटक, बंगाल, मैसूर और मराठा, इन चारों को आपको याद रखना होगा। क्रम सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे आता है सिंध का विजय इन्होंने किया। उसके बाद और आगे जाएंगे तो ये देखेंगे पंजाब का विजय करते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे हैं, लेकिन जो चार थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। इनमें सबसे पहले हम उठाएंगे जिसको, वो है कर्नाटक, जिसे हिंदी में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक वार के बारे में बताएंगे हम। ये कर्नाटक जो वार है इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों है। तो आप देखिए जो कर्नाटक वार है ये पूरे कुल मिलाकर आप देखेंगे तीन हुए हैं। इसमें पहले को बोलते हैं प्रथम कर्नाटक, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय कर्नाटक वार और तीसरे को बोलते हैं तृतीय। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम है? इसे बोलते हैं एंग्लो कर्नाटक वार, यानी अंग्रेज कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था या पहला कर्नाटक युद्ध था, इसके कारण क्या थे? हमें जो जितने भी हम यहाँ पे युद्ध पढ़ेंगे उनके लिए हम आपकी जो रणनीति होगी हमारी, वो कौन सी रणनीति होगी देखिए आपको बता देते हैं। जो युद्ध पढ़ेंगे इसमें युद्ध के हम सबसे पहले बताएंगे कारण क्या है। कारण जब जान जाएंगे तो कारण के बाद हम बताएंगे कि नेतृत्व किसने किया, लीडर कौन था, और इसके बाद इसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट के बाद स्पेशली हम आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट में जो किससे वो समाप्त हुआ, यानी उसका समाप्ति इंड कैसे हुआ, कौन सी ट्रीटी यहाँ पे हुई। इतनी की चर्चा हम हर एक युद्ध में करेंगे, इससे बाहर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहानी के लिए भी बड़े परेशान रहते हैं कि कहानी बता दीजिए। कहानी मैं इसलिए नहीं बताता कि पहली बात वीडियो लंबा हो जाता है और दूसरी बात आप लोग 5 मिनट देखने के बाद स्किप करके चले जाते हो। तो फिर अगर ऐसा करोगे तो मैं कहानी क्यों बताऊं, मैं टू द पॉइंट बताऊं। हो सकता है इस वजह से आप लोग जा रहे हो, मैं क्यों ना टू द पॉइंट पढ़ाना शुरू करूं। तो वही काम करें, टू द पॉइंट बताएंगे, ठीक है। कहानी को स्किप करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको प्रथम कर्नाटक वार। इसका कारण क्या था? इसके कारण की अगर हम बात करें तो कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच में? कर्नाटक वार में आप देखेंगे दो शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक फ्रांसीसी और दूसरे अंग्रेज। ये दोनों एक दूसरे के समक्ष या सामने आकर युद्ध करते हैं। जब इन दोनों का युद्ध सामने सामने होता है तो आप देखेंगे तो क्या इसका जो कारण था केवल भारत में ही था या विदेशी या फॉरेन कारण भी थे, वर्ल्ड में कोई और भी इनके पड़ोसी कारण भी थे? जी हाँ, इसके भारतीय भी कारण थे और विदेशी भी कारण सामने आते थे। तो ये पहला युद्ध हुआ था। इस पहले युद्ध में आप देखेंगे कि जो कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था। तो पहले आप ऑस्ट्रेलिया समझ लिया, ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है। आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, इससे जूम हम करना उचित नहीं समझते क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। आपको एक हल्के ब्लू में दिखाया गया है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये है ऑस्ट्रिया, ये यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक देश है। इसको लेकर फ्रांस, आप देखिए फ्रांस ये रहा, और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन में इसको पाने के लिए एक संघर्ष, एक युद्ध सा छिड़ गया और दोनों इस पे अपना कब्जा करना चाहते, उत्तराधिकार करना चाह रहे थे। और देखें यह युद्ध
यूरोप में की इशू को लेकर भारत में हुआ। जो कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसी मुद्दे को लेकर भारत में छिड़ गया। ये यहाँ भी चला, वहाँ भी चला। अब आइए, अच्छा आप यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी यहाँ की बता दें, इसके भूगोल के टॉपिक को कवर कर लें। इतिहास में आप यही होल्ड करें, अभी यही साई कर देंगे हम। देखिए जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के जो आसपास के या यूरोप के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनका नाम आप जान लें, और नाम के साथ कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण होंगी उन्हें ही हम बताएंगे। अभी तो केवल नाम बताएंगे, कई बार चर्चा होगी। आपको मिलेगा स्पेन, पुर्तगाल हमने दिखाया था, उसके बगल में आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस की सीमा आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण देशों से लगती है। एक तो इटली से लग रही है, दूसरे स्विट्जरलैंड से लग रही है, सटी हुई जर्मनी है और बेल्जियम है। उसी के बगल में आप देखेंगे इसकी समुद्री सीमा लग रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन और इसके बीच में हमने कल बताया था, यहाँ पर थी डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि, इसकी भी हमने चर्चा की थी आपसे। उसके बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण है आपका जर्मनी। जर्मनी को आप अगर देखें तो जर्मनी एक महत्वपूर्ण है, और जर्मनी की सीमा तट कर रहा कहाँ पे, उत्तरी सागर के आसपास। यहीं पर आप देखेंगे आपको मिलेगा पोलैंड, यहीं पे आपको मिलेगा स्लोवाकिया, यहीं पे आपको मिलेगा कौन सा, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन। ये सब महत्वपूर्ण देश आपको मिलेंगे, लेकिन आप केवल इनका नाम एक बार जान लें, फिर आपको हम फिर अभी की चर्चा कई बार होगी। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में क्या जानना आपको है कि ये एक कहाँ का देश है, ये एक यूरोप का देश था। इसको कन्फ्यूजन कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया देकर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज कर सकता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग हैं। अब यहाँ से आते हैं फिर इतिहास पर। इतिहास के टॉपिक पे जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो हमारी चर्चा चल रही थी किस पे, प्रथम कर्नाटिक वार पर। जो पहला कर्नाटिक वार हुआ, इसका कारण हमने बताया क्या, इसका कारण था ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर। दोनों कौन कौन भिड़ गए थे, एक अंग्रेज भिड़ा और दूसरे फ्रांसीसी भिड़े। कहाँ पर भिड़ते हैं, भारत में। जब ये भारत में लड़ते हैं तो आप देखेंगे जो अंग्रेज था, अंग्रेज का लीडर कौन हुआ, क्योंकि इसका कारण हमने बताया। कारण के बाद हमने आपको पहले बताया था, कमिटमेंट किया था। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या कि इन दोनों के लीडर कौन थे। जो इंग्लिश था, जो अंग्रेज थे, इसका जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम बर्नेट था। बर्नेट नमक की अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहा था। और फ्रांसीसियों में जो इसका नेतृत्व कर रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो था डुप्ले। इनका नेतृत्व डुप्ले कर रहा था। डुप्ले बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रांसीसी गवर्नरों में, इसकी हमने चर्चा आपको पिछली बात की थी। अब देखिए दोनों में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता है, और बर्नेट जिसका उत्तराधिकारी, जिसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज, ये बड़ी बुरी तरह से पराजित होते हैं। इसके पराजय का एक और कारण भी है कि इस समय जो कर्नाटक है, कर्नाटक के आसपास एक शासक का क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को बड़ी चालाकी से डुप्ले ने अपनी तरफ कर लिया था। और जब डुप्ले ने अपनी तरफ कर लिया तो ये एक से भले दो हो गए, और जब दो लोग हुए तो अंग्रेज यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से हार जाते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि अंग्रेज बड़े हतोत्साहित होते हैं और उन्होंने एक संधि की। कौन सी संधि यहाँ पे होती है, संधि करते हैं, संधि का नाम है यैक्स ला पेल की संधि। ये संधि है, ये जो संधि होती है, इस संधि में, अच्छा इंग्लिश में लिख देते हैं, ये संधि होती है। इस संधि में आप देखें जो पक्ष झुका हुआ था, जो झुकाव था, ये झुकाव किसकी तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि जीत रहे हैं फ्रांसीसी, और जब फ्रांसीसियों की विजय होगी तो फ्रांसीसी जो जीतता है संधि उसी के पक्ष में होती है। लेकिन जो जीता हुआ हिस्सा था, यहाँ पे ये कहा गया कि जो जीता हुआ हिस्सा है इसे आप वापस लौटा दें। इससे डुप्ले पहले तो राजी नहीं हो रहा था, तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में डुप्ले इस पर सहमति दिखाता है और उनका जीता हुआ हिस्सा वापस कर देता है। इस तरह से जो ट्रीटी हुई, वो ट्रीटी कौन सी थी, वो ट्रीटी थी यक्स ला पेल की संधि, और यहाँ पे जीता हुआ हिस्सा वो वापस कर देता है। इसके बाद जो युद्ध होता है, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध। लेकिन इस पहले महत्वपूर्ण युद्ध की जितनी चीजें हैं, अगर उसे कहिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल डिस्कस कर लेना चाहिए।
तो आइए अब तक जितनी हमने डिस्कशन की उसकी हम चर्चा कर लेते हैं पीपीटी के माध्यम से। हमने आपको बताया कि ब्रिटिश राज के विस्तार को लेकर जो महत्वपूर्ण कारक थे अंग्रेजों के विजय के कारण, उनमें हमने आपको नाम दिया सैन्य उपकरण की उच्चता, तकनीकी की बड़ी ही अच्छी, सेना में अनुशासन, उच्च प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग हुआ करता था, ये सैन्य कारक थे। उसके अलावा भारतीय राज्यों में एकजुटता का अभाव एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इनके लिए। नीति, सुरक्षित घेरे की नीति, सहायक संधि, और एक महत्वपूर्ण नीति और होती है विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत है। तो ये आपके राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण उनकी जो विजय की इच्छा थी, जो विस्तार की इच्छा थी, जो विस्तार का सपना था, उसमें ये नीति ने चार चांद लगा दिया। इसके अलावा हमने बताया जो आर्थिक कारण था, हमने बताया जो रेनेसा हुआ था यूरोप में, उसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला तो अंग्रेजों को मिला था, और अंग्रेज इसी का फायदा उठाकर इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई थी, इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा था, जिसके कारण ये बहुत आगे निकल चुके थे, और इसका लाभ उन्हें भारत में मिलता है, क्योंकि इसी के कारण वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत बड़े मात्रा में, और इन्वेस्टमेंट ऐसा करेंगे जिससे लाभ कमा कर ले जाएं। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो भारतीय काम का हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती करेंगे वो, ऐसा करेंगे जिससे उनको लाभ मिले। उसके बाद समाज का जो एक बड़ा कमी हमारी थी, वहाँ पे एकजुटता का अभाव था। एक राजनीतिक एकजुटता, राज्यों में एकजुटता भी नहीं थी, और जो समाज में था वो भी एकजुटता नहीं थी, और अभी हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं पनपी थी, और ये महत्वपूर्ण कारक हुए कि अंग्रेजों का विस्तार भारत में हुआ। इसके बाद हमने आपको जो बताया कि सबसे पहले किसको ये विजिट करते हैं, तो हमने बताया था कर्नाटक को, कर्नाटक के बाद ये बंगाल को, बंगाल के बाद इनका जो रुझान होता है हमने आपको बताया ये करते हैं मैसूर को, मैसूर के बाद मराठा को, मराठा के बाद सिंध को, और फिर पंजाब को। तो आइए आगे चलते हैं। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे देखिए पीपीटी में दिया गया है। अब देखिए इनका जो विजय हुआ, पहला कर्नाटक हुआ, फिर बंगाल हुआ, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर सिंध और फिर पंजाब। इनमें जो ये प्रथम चार हैं, इनको आपको किसी तरह से रट डालना है। रट डालना, मैं कहूँ श्रीमद् भागवत गीता जो होती है, या जन की जो किताब है रामायण, रामायण में एक पात्र है हनुमान जी। हनुमान की जो चालीसा है वो सबको लगभग याद होती है अगर आप हिंदू हैं, तो कुछ इसी तरह से हनुमान चालीसा की तरह जब मूड में आए, जब आप एकाकी महसूस करें, एकाकीपन लगे, तो उठाकर इसका पाठ करें। कौन सा कि ये जो चार राज्य हैं, इनको किस क्रम में अंग्रेजों ने जीता, कर्नाटक को, बंगाल को, मैसूर को और मराठा को। इससे कई तरह से प्रश्न आ सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट में प्रश्न आ सकता है, दूसरा डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि इन चारों में अंग्रेजों ने सबसे पहले विजय किसकी की, तीसरा ये पूछ सकता है किसे आप अरेंज कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपको याद होना चाहिए आंग्ल कर्नाटक युद्ध या प्रथम एंग्लो कर्नाटिक वार। ये आपको हमने बताया 3 युद्ध होंगे। ये पहला एंग्लो कर्नाटिक वार है जो 1746 में से लेकर 1748 के बीच में चलता है। इसका कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा था, और इसको लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से भिड़ गए। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, लीडर था बर्नेट था, और फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व करता था वो डुप्ले था। इसमें अगर देखें तो प्रारंभ में जो डुप्ले था वो बड़ी कूटनीति से बहुत ही आगे निकला और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करवाया, और इसका पलड़ा बड़ा भारी हुआ। क्यों? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि इसने जो कर्नाटक के नवाब थे, उन्हें, जो उनका नाम अनवरुद्दीन था, उन्हें चालाकी से अपनी तरफ कर लिया, और जो वहाँ पर अंग्रेजों को जो बंदी बनाया, जो प्रिजनर रखा, उसमें एक नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो नाम है लॉर्ड क्लाइव का। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी इम्पॉर्टेंस, इसका जो महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि जब सेकंड कर्नाटिक वार होगा, जब दूसरा युद्ध होगा, कौन सा दूसरा कर्नाटिक वार होगा, तो यहाँ पर जो क्लाइव होगा यही नेतृत्व करेगा, यही लीडर बनेगा। पहले में तो बर्नेट है, लेकिन दूसरे में वही जो बंदी बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव, यही नेतृत्व करेगा। तो ये थी कहानी इनकी, क्या कि ये किस तरह से हारे। अब जब कर्नाटक का नवाब भी इनके साथ होगा, फ्रांसीसी के साथ, तो फ्रांसीसी जीतते हैं, और एक संधि होती है जिसमें मानवता वाली बात होती है कि जो आप जीते हैं उसे आप वापस कर दें, और इसके लिए डुप्ले तो तैयार नहीं होता, लेकिन अंततः अंतोगत्वा वो वापस कर देता है।
तो ये थी कहानी आपकी कौन, ये कहानी थी आपके प्रथम कर्नाटक वार की। सेकंड कर्नाटक वार में आते हैं, दूसरा कर्नाटक वार युद्ध। यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे कि भारतीय राज्य भी यहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन इसके पहले एक युद्ध और होता है, वो युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक है, उसका नाम है सेंट थोमे का युद्ध। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1749 में, 1749 में। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी बिल्कुल, इसकी इंपॉर्टेंस की हम आपको बात बताएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार कोई विदेशी, या आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम पूरी पहली बार आधुनिक भारत में कोई ऐसी कंपनी थी जो डायरेक्ट भारतीय राज्यों से युद्ध कर रही है। और ये युद्ध करता थे फ्रांसीसी पहली बार, या कोई विदेशी कंपनी पहली बार भारतीय राज्यों के जो नवाब हुआ करते थे, राजा, उनसे हस्तक्षेप में युद्ध हुआ। तो जो सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था किसके बीच? कर्नाटक के नवाब, वही अनवरुद्दीन। ये 49 में हुआ, ध्यान रखिएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था उसकी जो समय सीमा 48 में समाप्त हो गई थी। 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन यह युद्ध होता है 1749 में। और वही अनवरुद्दीन जो फ्रांसीसियों का साथ दे रहा था, जो डुप्ले का साथ दिया था, उसी से 49 में युद्ध होता है। ये पैटर्न आप इतिहास में बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं कि जिसने साथ दिया और जिसने बुलाया, उसी से अगला युद्ध होगा। तो अब देखिए 1749 में युद्ध हो रहा है, कौन सा? 1749 में युद्ध हो रहा है सेंट थॉमे का युद्ध। यहाँ पर अंग्रेज का सपोर्टर कौन था और फ्रांसीसी का? कंफ्यूज मत हुई, अंग्रेज यहाँ नहीं है, यहाँ है कौन? यहाँ पे है कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। इसे आगे भी हम काम चलाएंगे, इसे ए से लिखेंगे। और जो फ्रांसीसी में वही था डुप्ले। हमने जानबूझकर यहाँ अंग्रेज लिखा कि आप सेंट थॉमे के युद्ध से अंग्रेज हटाइए। ये पहला युद्ध है जहाँ पर फ्रांसीसियों ने या किसी यूरोपीय कंपनी ने डायरेक्ट किसी भारतीय नवाब से युद्ध किया था, इसलिए ये युद्ध महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब होता है द्वितीय युद्ध। अब देखिए जो दूसरा युद्ध होगा, वहाँ पर जो अनवरुद्दीन है अब अंग्रेजों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि अभी फ्रांसीसी ने उसे हराया है 49 में, और 49 के बाद ही तुरंत 1749 में दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाएगा। अब अनवरुद्दीन इस बार फ्रांसीसियों के साथ न होकर अंग्रेजों के साथ होगा। अब कहानी बड़ी ही अलग हो गई कि अपना पुराना साथी दूसरी तरफ चला गया है। अब देखिए क्यों? क्योंकि अभी एक युद्ध हुआ सेंट थॉमे का, जिसका परिणाम हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि यहाँ पर दो गुट बनते हैं। ये दो गुट कौन कौन से हैं? एक तो आप यहाँ थोड़ी सी पहले भूमिका समझ लें, आपको शायद हेल्प करे। कहानी कह देना चाहते हैं, नहीं है लेकिन कह दे रहे हैं छोटी सी। इसमें दो राज्य इन्वॉल्व हैं, एक है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक। पहले हैदराबाद को निपटाते हैं। हैदराबाद में जब निजाम जो थे यहाँ की, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होने लगती है। और लड़ाई जो होती है उसमें दो लोग प्रमुख रूप से उत्तराधिकारी थे। एक का नाम था चंदा साहब। अगर देखिए, ध्यान दीजिए, पहले जो हैदराबाद के जो नवाब हैं, हैदराबाद के जो नवाब में दो नाम आते हैं प्रमुख रूप से, मैंने बताया। पहले का नाम चंदा साहब नहीं, पहले का नाम था नासिर जंग। और जो दूसरा महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी होता है उसका नाम मुजफ्फर जंग। आगे जब इनका हम रेफरेंस देंगे, इन्हें एन से दिखाएंगे और इन्हें हम यम से दिखाएंगे। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है? हम नाम बताएंगे, वहाँ पे डरने की बात नहीं। तो हैदराबाद का जो नवाब था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दो उत्तराधिकारी होते हैं, एक नासिर जंग होता है, एक मुजफ्फर जंग होता है। दोनों में लेकर लड़ाई होने लगती है। और जब युद्ध होता है तो जो मुजफ्फर जंग होता है इनका सपोर्ट फ्रांसीसी करने लगते हैं। और जो नासिर जंग होता है, ध्यान रखिए, मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांसीसी। और जो नासिर जंग है इनका सपोर्ट करते हैं इंग्लिशमैन, अंग्रेज, कि आपको नवाब बनाएंगे। तो एक गुट तो यहाँ बना
दूसरा गुट ठीक इसी तरह की कहानी आप देखेंगे कहाँ पर, कर्नाटक में भी चल रही थी। कर्नाटक में भी दो गुट बनते हैं। कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर कौन कौन सामने आ रहा है, ये कर्नाटक आपको दिख रहा है। कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए आ रहे हैं सामने दो लोग, एक का नाम था अनवरुद्दीन यानी ए, और दूसरे का नाम है चंदा साहब। चंदा साहब कौन था, इसी अनवरुद्दीन के बहनोई हुआ करते थे। इनको लेकर मतभेद हो गया कि सत्ता में हम रहेंगे, कहते हैं नहीं हम रहेंगे। अब देखिए जो अनवरुद्दीन है जिस साथ देंगे अंग्रेजों का या अंग्रेज इनका साथ देंगे, और जो चंदा साहब है ये फ्रांसीसियों का। क्यों, क्योंकि जो 1749 का युद्ध हुआ उसमें सहयोग था किसका, चंदा साहब का। चंदा साहब का सहयोग था किसको, फ्रांसीसियों को। अब वही पृष्ठभूमि यहाँ चलती हुई चली आई है। अब चंदा साहब सहयोग देंगे फ्रांसीसी का, और जो कर्नाटक का अनवरुद्दीन है वो सहयोग देगा किसका, अंग्रेजों का। अब दो राज्यों में जो कहानी बनी आप देखिए। अब इसे आप थोड़ी सी खिचड़ी है, समझनी चाहिए आपको, आसानी से आ जाएगी। देखिए हमने आपको दो गुट बताया। हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग है वो फ्रांसीसी के साथ हैं, यानी फ्रांसीसी को हम यफ से लिखते हैं, कैपिटल यफ, और जो अंग्रेज है उन्हें कैपिटल ई से लिख रहे हैं। यहाँ तक स्पष्ट। अब फ्रांसीसी के साथ कौन कौन आएगा, हैदराबाद के मुजफ्फर जंग आएंगे फ्रांसीसी के साथ, यानी इन्हें हम कैपिटल एम से लिख देंगे मुजफ्फर जंग को। और हैदराबाद का जो नासिर जंग था वो जाएगा अंग्रेजों के साथ, इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। यहाँ तक स्पष्ट। देखिए नासिर जंग इधर और इधर मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी के साथ, क्लियर। अब देखिए अब ये तो कहानी थी आपकी कहाँ तक, हैदराबाद की। कर्नाटक में कौन कौन अंग्रेजों के साथ है और कौन फ्रांसीसियों के साथ है। कर्नाटक में अनवरुद्दीन पहले फ्रांसीसियों के साथ था, लेकिन जो सेंट थॉमे का युद्ध हुआ उसके कारण वो अनवरुद्दीन यहाँ से हटकर किधर आ गया, अंग्रेजों के गुट में। अब अंग्रेजों के गुट में आ गया तो अब ये चीज बात समझ में आई कि ये किधर है, अंग्रेजों के साथ। दूसरी चीज इसी समय हमने बताया कि इसी का जो बहनोई था चंदा साहब वो आता है किसके, फ्रांसीसियों की तरफ। यानी अब ये गुट बना कि चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी एक तरफ लड़ेंगे, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज एक तरफ होंगे। ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है। अब इस युद्ध में होता क्या है, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अपने कमेंट में यस लिखकर बताएं। लिखें यस अगर कमेंट में आ रहे हैं तो, अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब देखिए जो अब यहां से जो आगे बढ़ता है बात वो कौन सी है, इस युद्ध जब होता है तो युद्ध में आपको नेतृत्व कौन कर रहा था, जो अंग्रेज थे और जो फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करता थे क्लाइव, हमने पहले बताया वही क्लाइव जो बंदी बनाया गया था प्रथम कर्नाटक वार में, और करने वाला था डुप्ले। लेकिन जो फ्रांसीसी है यहाँ पर दो लीडर का नाम आता है, एक तो आता है डुप्ले का नाम और दूसरा लीडर आता है काउंट लाली। अब ये सोचने वाली बात है कि दो लोग लीड क्यों कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर ये बात थोड़ी सी राजनीति का शिकार हो गया। डुप्ले जो था, ये जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध की को लेकर ये लीड कर रहा था डुप्ले, लेकिन इसी बीच किसी कारण से फ्रांस इसे बुला लिया जाता है, और जब इसे फ्रांस वापस बुला लिया जाता है तो युद्ध का जो नेतृत्व करता होता है काउंट लाली। काउंट लाली की कमी क्या थी कि काउंट लाली डुप्ले कितना प्रभावशाली नहीं था, उसके पास उतनी रणनीति नहीं थी और ना ही उसके पास उतना कौशल था। और जो क्या होता है कि जब लीडर ही हमारा कमजोर पड़ गया, जिसकी बदौलत हम युद्ध में उतरे थे वही नहीं रहा, अब हमारा जब लीडर कमजोर पड़ गया तो हमारी स्थिति भी कमजोर होगी, और वही परिणाम हुआ। प्रारंभ में आप देखेंगे कि जो फ्रांसीसी थे बहुत तेजी से लीड कर रहे थे, लेकिन जब डुप्ले वापस चला जाता है तो फ्रांसीसी धीरे धीरे पिछड़ने शुरू हो जाते हैं और स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। कैसी होती है, अब अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। और यहाँ पर एक संधि होती है, ये उस जगह है आपको दिख रही ये जगह, इस जगह के पास संधि होती है जिसे पांडिचेरी कहते हैं, और यहाँ पे संधि होती है पांडिचेरी की संधि। समय कितना था, समय था 1556 का। 1556 में पांडिचेरी की संधि होगी। अब पांडिचेरी की संधि में दोनों पक्ष
को बराबर रूप से मान्यता दी गई कि आप दोनों लोग जहां बराबर की बात की गई, यानी किसी को ज्यादा या किसी कम की बात इसमें नहीं की गई। इसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। जैसे 56 में खत्म होता है, 1556 तक चलता है। 1556 के बाद 1756 के बाद आप देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने की स्थिति में आ जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या है, आप देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध में इसका कारण क्या था, इसका भी कारण कुछ अलग ही है। इसके कारण की अगर हम आपसे बात करें तो इसके कारण में, अच्छा तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण की बात कर लें। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण आप देखेंगे वो कारण क्या है, सबसे पहला सप्तवर्षीय युद्ध। ये जो 7 वर्ष का युद्ध चल रहा था, कब से, 1756 से लेके 1763 तक, ये 7 वर्ष का जो युद्ध चल रहा था, किनके बीच चल रहा था, ये चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। कहाँ पर हो रहा था, ये यूरोप में हो रहा था। इस युद्ध की प्रारंभ यहीं पे हुई थी और जब तक ये युद्ध चला तब तक दोनों तृतीय कर्नाटक युद्ध में लड़ते रहे भारत में भी। अब देखिए जो नेतृत्व करता था तृतीय कर्नाटक युद्ध में भारत में, वो कौन है, कारण हमने बताया सप्तवर्षीय युद्ध। लीडर बता देते हैं कि लीड कौन कर रहा था, भारत में फ्रांसीसियों की तरफ से लीड करने वाला पुराना ही था जिसका नाम था काउंट लाली। अंग्रेजों की तरफ से लीड कौन कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से इस बार भी लीडर बदला हुआ था। पहली बार वर्नेट था, दूसरी बार दूसरी बार कौन था, क्लाइव था, और तीसरी बार इस बार आयरकूट था। इस बार तीसरी बार आयरकूट युद्ध में था। तो ये थी दोनों की नेतृत्वकर्ता। इसका परिणाम क्या हुआ, ये जब वास्तव में जब ये युद्ध समाप्त होता है, कहाँ का युद्ध, ये वही युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ये जब युद्ध समाप्त होता है उसी युद्ध के साथ ही यहाँ पर भी संधि होती है, यहाँ पर भी ट्रीटी होती है। और ट्रीटी कौन सी होती है, वहां पर होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हो रही है, ये हो रही है 1763 में। और इसी 1763 के साथ फ्रांस और अंग्रेज ये यूरोप में भी लड़ना बंद करते हैं और इंडिया में भी, ये दोनों जगह युद्ध करना बंद कर देते हैं। यानी इसकी जो समाप्ति होती है इस युद्ध के साथ। तो यहाँ तक कि हम पीपीटी देख लें, उसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक और आगे आज डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम हो चुका है तो हम आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल ना सोचें। तो देखिए हमने आपसे बात की थी सेंट थॉमस युद्ध की, और ये कब हुआ था, अच्छा प्रथम कर्नाटक युद्ध को हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने बताया सेकंड कर्नाटक युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसे सेंट थॉमस के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल का यह पहला युद्ध है जहां भारतीय वर्सेस यूरोपीय शक्ति आमने सामने आई। और कौन कौन आमने सामने आया, फ्रांसीसी की ओर से डुप्ले और कर्नाटक की ओर से अनवरुद्दीन। इसके पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के साथ था, लेकिन इस बार वो पलड़ा बदल लिया है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हमने कारण आपको बताया था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी और दोनों में प्रतिस्पर्धा बहुत थी। अच्छा कारण नहीं बताया तो फिर सुन लीजिए। हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार का मुद्दा चल रहा था, इसको हमने बड़ी डिटेल में बात की, इसको तो आप नहीं कह सकते कि हमने नहीं बताया। बहुत डिटेल में हमने आपसे चर्चा की कि कैसे हैदराबाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ी हुई थी, यानी मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग के बीच वहाँ चल रहा था, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में दोनों दो गुट में बटे हुए थे। और अंग्रेज और इसका लाभ फ्रांसीसी दोनों में से एक को अपनी तरफ मिला लेते हैं, और जो गुट बनता है वो बनता है ANE का, या NAE कह लें, यानी नासिर जंग अनवरुद्दीन अंग्रेज, और दूसरी तरफ ग्रुप बनता है MCF या CMF कह लें, यानी कौन, मुजफ्फर जंग चंदा साहब फ्रांसीसी, ये एक गुट बनता है। इन दोनों गुट में जब युद्ध होता है तो इसकी बात हमने आपसे अब यहाँ करेंगे। अब देखिए जब युद्ध होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। पहले तो ये लीड कर रहे थे, बाद में डुप्लो को वापस बुला लिया गया, स्थान था। और देखें डुप्ले के स्थान पे कौन आ रहा है, काउंट लाली आ रहा है। ये डुप्ले जैसा नहीं था, इसके पास डुप्ले की तरह प्रभावशीलता नहीं थी, रणनीति नहीं थी, कौशल नहीं था, इसके पास उतना साहस नहीं था, जिसके कारण ये लगातार हारता गया। और जब हारा तो ये स्थिति हमारी बदल गई, और हुई कौन सी, पांडिचेरी की संधि हुई 1756 में, और दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया।
इसके बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने आपसे चर्चा की तृतीय कर्नाटक युद्ध की, जहाँ पे पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त होता है और शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध से। ये 7 वर्षों का युद्ध था जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था। और यूरोप में जब स्टार्ट हुआ, कौन कौन लड़ रहे थे? एक तरफ फ्रांस लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे, इंग्लिश लड़ रहे थे, और वही दोनों यहाँ भी लड़ रहे हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ पे कर रहा था आयरकुट इस बार। अब देखिए, 3 कर्नाटक युद्ध में 3 लीडर हुए अंग्रेजों में। पहले में हुआ था बर्नेट, याद कीजिए, और ये हारा था, इसकी पराजय हुई थी। दूसरे में हुआ था क्लाइव, दूसरे में क्लाइव हुआ था और क्लाइव ने विजय प्राप्त की थी। तीसरे में हो रहा है आयरकुट। ये आपको मिसमैच करा के पूछा जा सकता है। तीसरे युद्ध में क्लाइव हो रहा है, आयरकुट हो रहा है। आयरकुट अंग्रेजों का साथ दे रहा है, लेकिन फ्रांसीसियों में केवल 2 लीडर होते हैं। एक तरफ डुप्ले होता है और दूसरी तरफ काउंट लाली हो रहे हैं। ये डुप्ले पहले में था, दूसरे में कुछ समय तक था, उसके बाद हट गया, और तीसरे में पूरी तरह काउंट लाली है। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से 1763 में होती है। फ्रांसीसी, अब पेरिस की संधि में एक कंडीशन लगा दी गई कि फ्रांसीसी अब केवल भारत में व्यापार करेंगे। दूसरी चीज़, बड़ी सेना नहीं रखेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। और जब इतनी कंडीशन लग गई तो फ्रांसीसी का जो कंपटीशन था भारत में, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये संधि हुई थी पेरिस में, और पेरिस में ही यह बात कही गई। ध्यान रखिएगा, भारत में संधि नहीं हुई, पेरिस में हुई है। पेरिस में बात कही गई कि फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करेंगे, केवल ट्रेड पर फोकस करेंगे, वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात कही गई कि जो बड़ी सेना रखते हैं, अब ये बड़ी सेना नहीं रखेंगे और किलेबंदी भी अपनी नहीं करेंगे। ऐसे में जो काम अंग्रेज अब आगे करेंगे, उनका रास्ता साफ हो गया और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। अब इनकी असफलता के कारण क्या है, इसको भी जान लेना है, जरूरी है। हमने बताया आपको, अब हम अभी बताते, चर्चा करते हैं। आपको देखिए कि स्ट्रक्चर जो दोनों कंपनियों का था, दोनों का अलग अलग था। जो फ्रांसीसी थी वो सरकारी कंपनी थी और निर्णय में बड़ी देरी हो रही थी, लेकिन जो अंग्रेज थे ये प्राइवेट कंपनी थी। इनकी जो डिसीजन मेकिंग था बहुत ही फास्ट था, बहुत ही तीव्र हुआ करता था। तो इसी के कारण आप देखिए कई जगह जो डुप्ले को बुलाया गया और वो उसी का शिकार हो गया। और देखिए, फ्रांसीसी के मुकाबला अंग्रेजों की जो नौसैनिक थी वो बड़ी मजबूत हुआ करती थी। डुप्ले को वापस बुलाना भी फ्रांसीसियों की हार का कारण था। हमने बताया था काउंट लाली एक अयोग्य था। अंग्रेजों ने बंगाल को आधार बनाकर अपने साम्राज्य को विस्तार किया, जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक थी, रिसोर्स बहुत अधिक थे, और जो बंगाल था ये बहुत ही धनी प्रांत हुआ करता था। और फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत को आधार बनाया था। ये तुलनात्मक रूप से उतना सशक्त नहीं था। यूरोप और अंग्रेजों दोनों में जो फ्रांसीसी आगे आए, और यूरोप में भी अंग्रेजों का जो, कहने का मतलब, जो पेरिस की संधि होती है वहाँ पर अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी हारते हैं। तो जब वहाँ पे आगे आए तो यहाँ पर भी उनका डेवलपमेंट वहाँ पर भी आगे चला और उसी का परिणाम यहाँ भी मिला। अब हम बात करेंगे आपसे क्या, हमारी अब आपसे चर्चा होगी अंग्रेजों की विजय की। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में अंग्रेज कैसे विजय कर रहे हैं, हाँ, थोड़ी सी हम प्लासी की पहले की जो पृष्ठभूमि है केवल वो बताएंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्लासी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन प्लासी के पहले की जो पृष्ठभूमि है उसे आपको समझना होगा। अच्छा, बंगाल की जो विजय है उसमें हम बात करेंगे आपसे क्या, प्लासी की जो 1757 में होता है, बक्सर का जो 1764 में होता है, और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। उसके परिणाम स्वरूप द्वैध शासन लगता है, और द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चलता है। टोटल कितने साल? यह भी 7 साल, सप्तवर्षीय था। इसे सप्तवर्षीय शासन के नाम से भी कहीं कहीं मिलता है। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में, ये क्या थी, इसकी भी हम चर्चा, इसकी कंडीशन क्या थी। लेकिन आज के वीडियो में अभी हम ना प्लासी की बात करेंगे, ना बक्सर की बात करेंगे, ना द्वैध शासन की बात करेंगे। केवल हम बात करेंगे प्लासी की पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड की, कि प्लासी का कार्य क्या था। देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ उसके केवल बैकग्राउंड की हम आपसे चर्चा अभी करने वाले हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें सामने मिलेंगी। देखिए, जो प्लासी है ये, कि इस घटना के बड़े युद्ध के पहले कुछ प्रमुख घटनाएं घटती हैं जो इसके बैकग्राउंड में या उसके कारण बनती हैं। पहली घटना घट रही है कौन सी? जो पहली घटना हो रही है फोर्ट विलियम को लेकर।
फोर्ट विलियम, आपको इमेज में दिखा दें फोर्ट विलियम, शायद आपको अच्छा लगे। ये है फोर्ट विलियम। ये एक किला हुआ करता था, बाद में आपको उसकी स्थिति अलग है, चर्चा कर देंगे कभी। अभी देखिए चूँकि समय 44 हो चुका है, आपको घड़ी दिख रहा होगा, इस समय 9:46 हो चुके हैं। तो ये संकेत अच्छे नहीं हमारे लिए कि इतना लंबा ले गए क्लास को। ठीक है, आइए, क्योंकि आप लोग भी छोड़ छोड़ के भाग ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ के भागिए, बाद में देखिए, कभी देखिएगा, जहाँ तक हो सके आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत ही डिटेल में टू दी पॉइंट हम बता रहे हैं कि जितनी चीज़ें आपको जाननी हैं केवल वही चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, बाकी उससे कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर आप मेरी जो पीपीटी है, जो हमने नोट बनाया है, केवल आप उस नोट को पढ़ लेंगे तब भी आपका बहुत सारा काम हो जाना है। लेकिन आप नोट को सपोर्ट करने के लिए लेक्चर है, जिसमें हम आपको इसको बैकग्राउंड समझाते हैं, उसकी डिटेल बताते हैं और उसकी कहानी कह देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है फोर्ट विलियम। ये कहाँ पे है? कलकत्ता में। कलकत्ता का जो किला हुआ करता था अंग्रेजों का, वो ये है। अब पहली घटना जो घटती है कि जो अंग्रेज हुआ करते थे, ये जो बंगाल में नवाब था सिराजुद्दौला उस समय, ये समझे, बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दस्तक दिया था और अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग खूब कर रहे थे, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक क्या था? ये व्यापार करने का एक पास हुआ करता था। और कैसा पास? ये पास था अंग्रेजों के लिए फ्री। और ये जो व्यापार का जो पास हुआ करता था, इस पास को अंग्रेज क्या करते थे? अपने फेस डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। मतलब कहते हैं मित्र, आप तो हमको पहचान रहे हैं, अब एक काम कीजिए कि जो मेरा दस्तक है, जो मेरा पास है, वो दूसरे व्यापारियों को बेच देते थे। बेचने से क्या होता था? इसका लाभ दूसरे व्यापारी को मिलता था और ये टैक्स देने से बच जाता था। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज अपना पास बेचे हैं, इससे वो भी बच जा रहे थे। अब देखिए इससे क्या हुआ, पूरे बंगाल के जो व्यापारी हैं वहाँ पर टैक्स मिलना पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, ये सिराजुद्दौला बड़ा नाराज हुआ जब उसे खबर मिली कि अंग्रेजों ने पास का गलत यूज़ करना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने सबके लिए ट्रेड फ्री कर दिया कि सबके लिए व्यापार फ्री, अब कोई पैसा नहीं देगा। अब इससे अंग्रेजों का नुकसान होना शुरू हुआ। कैसे? नुकसान इस तरह से हो रहा है कि अब वो अपने जो दस्तक था, जो पास था, उसे बेच नहीं पाएंगे। पहला नुकसान तो यही हो गया। दूसरी बात, जो कंपटीशन थी वो अब बराबर की होगी। पहले अंग्रेज के पास फ्री पास हुआ करता था, जिससे इनकी जो वस्तुओं की कास्ट आ रही थी वो कम आ रही थी। अच्छा, कैसे कास्ट कम आ रही थी? कास्ट इज इक्वल टू होता है, अच्छा पूरे इकोनॉमी ना बताएं आपको। देखिए कास्ट में जो मान लीजिए वस्तु ये 100 रुपये की थी या 10 रुपये की थी, 10 रुपये में 5 रुपये का अगर टैक्स लग जा रहा था तो ये हो गई थी ओरिजिनल 15 रुपये की। लेकिन अगर किसी के ये टैक्स फ्री हो जाए तो उसके लिए बस 10 ही रुपये की होगी ना। तो अंग्रेजों के लिए वस्तु की कीमत 10 रुपये पड़ रही थी और रमेश, दिनेश, बुधई, रामदेव के लिए ये कीमत 15 रुपये पड़ रही थी। तो जो 15 रुपये पड़ रहा था वो 15 रुपये से ज़्यादा में बेचेगा। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे क्या करेंगे? उसे 13 में बेच सकते हैं, 15 में बेच सकते हैं, 17 में बेच सकते हैं। तो इनका लाभ यहाँ ज़्यादा था। तो ये थी कहानी पहले पास की। जो पास था उसका ये दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं? ये अपने जो इनका अधिकार थे, जो कोठी थी, उसकी किलेबंदी कर रहे हैं। किलेबंदी, इस किलेबंदी करने के लिए सिराजुद्दौला ने उन्हें मना किया, लेकिन वो माने नहीं और वो और जगह किलेबंदी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद तीसरी चीज़ क्या कर रहे हैं? ये गुटबाजी कर रहे हैं। गुटबाजी, ये गुटबाजी करके राज्य में हस्तक्षेप करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही बुरा रहा था नवाब के लिए। नवाब जब उन्हें आज्ञा देता था तो आज्ञा डिनाई कर देते थे, मना कर देते थे। और जब मना करते थे तो यही पृष्ठभूमि थी कि वो नाराज हुआ और जो फोर्ट विलियम था, ये जो आपको दिख रहा है, इस फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। सॉरी, अब देखिए जब फोर्ट विलियम पर अटैक करता है तो होता क्या है कि नवाब ने आक्रमण किया और फोर्ट विलियम को जीत लिया यहाँ से। और जो अंग्रेज थे यहाँ से भागे, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया। और खदेड़े तो बंगाल की खाड़ी BOB बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था फुल्टा। फुल्टा द्वीप पर भागे और वहाँ पर उन्हें शरण ली। फुल्टा द्वीप पे समस्याएं बहुत सारी थी। और ये घटना है कब की?
ये घटना है जून 1756 की। अब तक आप देखेंगे कि जो मद्रास में जो अंग्रेज थे वो काफी मजबूत हो चुके थे, लेकिन अभी यहाँ की घटना क्या है, अभी उसका रेफरेंस आपको देंगे। तो यहाँ पर जब इन्होंने जीता और फुल्टा द्वीप पर चले गए तो इस पूरे बंगाल को एक छत्र उसका राज हुआ ही। लेकिन अब जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम पे नवाब ने एक अधिकारी को छोड़ दिया। उस अधिकारी का नाम भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, उसका नाम था मणिकचंद। मणिकचंद, इस मणिकचंद को उन्होंने फोर्ट विलियम पे छोड़ दिया। तो जब फोर्ट विलियम पे छोड़ देता है तो यहाँ का कारोबार देखता है। लेकिन इसी के साथ एक घटना और मिलती है, घटना नंबर 2। ये क्या मिलती है, इसी युद्ध के साथ एक जगह चर्चा मिलती है, लेकिन कई जगह भारतीय इतिहासकार इसे फेक बताते हैं कि यह फर्जी है, मनगढ़ंत है। जो भी कुछ हो, इन घटना आपको जानना है। इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम है ब्लैक होल। काले छिद्र, हिंदी में ट्रांसलेशन मत कीजिए, यह ब्लैक होल की घटना है। इंग्लिश में जस्ट करता याद कर लीजिए। इसमें होता क्या है कि जो अंग्रेज यहाँ से भागे थे उसमें से 146 नंबर याद रखें, 146 अंग्रेजों को बंदी बना लेता है सिराजुद्दौला। और बंदी बनाकर एक छोटे से कमरे में, जो कमरा 18 फीट गुणे 16 फीट का था, 18 फीट चौड़ा लंबा और 16 फीट चौड़ा था, इस कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है पूरी रात तक। और जब सुबह वो दरवाज़ा खोलता है तो उस दरवाजे में कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाज़ा बंद ही था, कुछ था नहीं। यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से या दम घुटने के कारण बहुत सारे अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है। जब सुबह दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा थे। और जितने इसमें से जिंदा थे उसमें से एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने इस घटना को बताया या फिर इस घटना को गढ़ा। वो ये कहता है कि इस घटना में मैं भी था, और वो नाम क्या है? वो नाम है हालवेल। भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि इसने इस घटना को गढ़ा है, इस कहानी को गढ़ा है। लेकिन जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि वो गढ़ा नहीं है। ये आप देखेंगे वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, ये किसके? उसी ब्लैक होल घटना की याद में बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें स्पष्ट। तो ब्लैक होल घटना का सिंबल भी आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होल घटना का सिंबल था जो अंग्रेजों ने बनाया है कलकत्ता में। ये घटना कब हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल हुई थी 1756 में। कब? वही जब फोर्ट विलियम पर इन्होंने आक्रमण किया था। अब समय आता है, उसके बाद तीसरी घटना का नंबर आता है। तीसरी घटना कौन सी है? तीसरी घटना में आप देखा, जैसा कि अंग्रेज कहाँ भागे थे? फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप पर ये एक उनको हेल्प मिलती है, कहाँ से? उनको जो मद्रास वाली जो ब्रांच थी वहाँ से उनको सहायता मिलती है। और सहायता जब मिलती है तो यह पुनः फोर्ट विलियम कॉलेज पर, इस वाले कॉलेज पर आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर पुनः ये इस वाले कॉलेज पर अटैक करते हैं और यहाँ पर जो मणिकचंद था उसे हराकर इसे जीत लेते हैं। ये दूसरी घटना है। जीतने के बाद कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद नवाब और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। इस संधि को जानते हैं एक अलग नाम से, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, अलीनगर। अलीनगर कलकत्ता का पुराना नाम था, ध्यान रखिएगा, इसीलिए अलीनगर की संधि कहते हैं। आपको कहीं और ना ट्रिक मारिएगा, ठीक है। तो ये इसमें कहा क्या गया कि जो जहां पर है वो वही अपने स्थान पे बना रहेगा, इससे ज़्यादा विस्तार नहीं करेगा। ये बात वहां पे हुई। कहां पर हुई ये बात? ये हुई अलीनगर की संधि में। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? अंग्रेज की दुम टेढ़ी ही थी, वो मानने पे कहाँ थे? वो आमादा थे अपने विस्तार करने के लिए। तीसरी घटना आपको समझ में आई? क्यों आते हैं, फोर्ट विलियम को जीत लेते हैं। पहली घटना फोर्ट विलियम को जीतना नवाब के द्वारा, दूसरी घटना उसी में ब्लैक होल, तीसरी घटना फिर वापस से फोर्ट विलियम जीतते हैं। अब चौथी घटना का संबंध ठीक उसी तीसरी घटना से है। तीसरी घटना से कौन सा संबंध है आप यहाँ पे समझे, सफेद पे अच्छा रहेगा। देखिए, जो तीसरी घटना थी उसमें कहा गया एक संधि हुई अलीनगर की, ट्रीटी ऑफ अलीनगर।
जिसमें कहा गया कि जो जहां है वहीं रहेगा, विस्तार नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने चौथी घटना में क्या किया, जो फोर्थ घटना थी, इस घटना में उन्हें चंद्रनगर पर अटैक कर दिया। ये चंद्रनगर क्या था? चंद्रनगर हमने बताया था, चंद्रनगर वही जिससे फ्रांसीसियों ने बस्ती बनाई थी। किससे लिया था? बंगाल के एक सूबेदार से जो मुगल कालीन था, जिसका नाम था शाइस्ता। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, इसके पहले भी शाइस्ता की चर्चा हो चुकी है औरंगजेब के काल में। ओके, अब देखिए, और शाइस्ता को कौन मारता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें कि शाइस्ता की मृत्यु कैसे हुई और कौन मारा। केवल इतना बताइए कमेंट में किसने मारा है। 4 ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगा, इतना आप डायरेक्ट बताइए कौन मारा था शाइस्ता को। हमने 2 बार बता चुका है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, तो आइए, शाइस्ता से वो चंद्रनगर प्राप्त किए थे किसने? फ्रांसीसी ने, और फ्रांसीसी उसी चंद्रनगर पे अपना किलेबंदी भी की थी और बस्ती बसाई थी। अंग्रेजों ने इसी चंद्रनगर पर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नवाब था, नवाब बंगाल का फ्रांसीसियों का सपोर्टर था। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो या फिर दूसरी तरह देख लें कि अगर हम आपसे ना जीत पाए तो आपके किसी सगे कुछ से लड़े। तो चूंकि जो अंग्रेज थे वो नवाब से जीतने की स्थिति में नहीं थे, वो खिसियाए पड़े थे कि हमें किसी तरह जिस तरह हमें मिला। तो उन्हें लगा कि अगर हम चंद्रनगर को लूटते हैं जो इनका सपोर्टर है तो इन्हें पीड़ा तो जरूर होगी। बस यही कहानी थी। और उन्हें क्या किया, तुरंत चंद्रनगर पर अटैक किया और फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया। क्यों फ्रांसीसी हार गए यहाँ पर? क्योंकि पहले ही पेरिस की संधि में कहा गया था कि फ्रांसीसी के पास छोटी सेना होगी। उनके पास सेना तो थी नहीं, बहुत छोटी थी। अंग्रेजों के पास बड़ी सेना थी। इन्होंने चंद्रनगर पर अटैक किया और उसे जीत लिया। स्पष्ट? क्लियर? क्लियर होना चाहिए। अब यहां से देखिए, अब ये घटना की पूरी पृष्ठभूमि समाप्त। जब चंद्रनगर को अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नवाब जो है उनको जवाब देने आएगा। और ये जवाब कहाँ देगा? ये जवाब देगा, आप बता दें कहाँ पर? प्लासी में। अब प्लासी क्या होती है ये तो अलग इशू है, जवाब दे पाता है या नहीं। लेकिन नवाब इसका जवाब देने 1757 में प्लासी आता है। 1557 लिख दिया, कोई बात नहीं, 1757 में प्लासी आता है। अब देखिए, हमने आपको जैसा बताया कि चंद्रनगर की घटना कब हुई, एक सीक्वेंस आप याद कर लें कि पहले घटना कौन सी होती है। पहले होती है फोर्ट विलियम पर अटैक नवाब करता है और उसे जीतता है। ये घटना है 1756 की। और उसके बाद दूसरी घटना, इसी में एक और घटना होती है ब्लैक होल की। ये सब प्रश्न आपसे अरेंजमेंट के लिए आ सकते हैं, क्रम बनाने के लिए। इसके बाद तीसरी घटना होती है कौन सी? फोर्ट विलियम जो फुल्टा द्वीप से आए थे, अंग्रेजों ने पुनः विजित किया। ये होती है जनवरी 1757 में। याद रखिएगा, जनवरी की स्टार्टिंग में। उसके बाद चौथी और अंतिम घटना प्लासी के पहले जो होती है, चंद्रनगर को अंग्रेजों ने जीता था। ये घटना थी 57 की, जनवरी के बाद, यानी आप देखेंगे तो ये मार्च अप्रैल की थी। और उसके बाद जून में फिर ये आप देखेंगे प्लासी हो जाएगा। तो अब ये प्लासी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार है और दोनों तैयार हैं। एक तरफ अंग्रेज तैयार हैं अपनी वर्चस्व, अपने आप को जवाब देने के लिए। दूसरे जो नवाब आप बंगाल हैं, बंगाल के नवाब अपने बेइज्जती, अपने दोस्त के क्षति को पूरा करने के लिए पहुंचेंगे प्लासी। और प्लासी में क्या होगा ये आपको आगे हम बताएंगे। प्लासी में वैसे जो युद्ध था ये एक छद्म युद्ध था। छद्म युद्ध क्यों कहें? क्योंकि यहां पर षड्यंत्र चले थे। इस षड्यंत्र की चर्चा आपसे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आइए अब तक की पीपीटी हम देख लेते हैं, जितनी हमने आपसे डिस्कशन की उसकी हम एक बार पीपीटी फिर नज़र दौड़ा लें। प्लासी युद्ध की घटनाएं कि पहले कारण हमने बताया फोर्ट विलियम, जहां नवाब ने आक्रमण किया और कब्जा किया। समय था जून 1756 का। और अंग्रेज यहां से भाग कर पहुंचे फुल्टा द्वीप पर। और यहाँ का जो अधिकारी एक मणिकचंद था, उसे
सौंप दिया। और सौंपने के बाद नवाब चले गए मुर्शिदाबाद, जो राजधानी थी उस समय बंगाल की। अब देखिए नवाब कौन था, नवाब था सिराजुद्दौला, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पे कई बार की। दूसरी चीज, अंग्रेजों को बंदी बनाकर 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। कमरा होता है 18 गुणे 16 फीट का, और इसमें से जब 146 लोगों को जब सुबह खोला जाता है तो उसमें से केवल 23 लोग बचे होते हैं, वो भी बड़ी बुरी हालत में। उनमें से एक था हालवेल। हालवेल ने इस घटना का जिक्र किया है। कुछ इतिहासकार इसे मनगढ़ंत बताते हैं क्योंकि साक्ष्य इसके मिलते नहीं हैं। उसके बाद ये दूसरी दो घटनाएं थी। इसके बाद जो घटना हमारे सामने आती है कि वो जनवरी 1757 में अंग्रेज पुनः अपनी इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए फिर फोर्ट विलियम पर अटैक करते हैं और वहाँ से मणिचंद्र को भगा देते हैं और अपने फोर्ट विलियम पर कब्जा करते हैं। इस समय नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का दो, एक क्लाइव था और दूसरे था वाटसन। ये दोनों लोग अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर मद्रास रेजिडेंसी का भी सपोर्ट हुआ था। अब यहाँ पर एक संधि होती है जो अलीनगर की संधि है, और यह कलकत्ता का पुराना नाम मैंने बताया। दोनों अपने अपने स्थान पर रहेंगे। इस संधि में यह बात कही गई कि आप जहाँ हैं आप वहीं पर पड़े रहेंगे, आप अपना विस्तार नहीं करेंगे और ना ही नवाब हमें हस्तक्षेप छेड़ेंगे। जो छूट दी गई और छूट यूज करेंगे। छूट की हमने बताई थी, दस्तक वाली कहानी आपको मैंने सुनाई थी कि दस्तक का यूज कैसे ये जबरदस्ती कर रहे हैं। दस्तक का पास ये बेच रहे थे और गलत तरीके से ये यूज भी कर रहे थे और लाभ खूब कमा रहे थे। जब सिराजुद्दौला ने दस्तक के उपयोग को बंद कर दिया, फ्री सबके लिए कर दिया, तो ये नाराज और हो गए थे। ये भी एक घटना जो इसके पहले चल रही थी। अब देखिए इन्होंने जब यहाँ पर आया, कहाँ पर, जब फोर्ट विलियम पर आ गए तो ये चंद्रनगर पर अटैक कर दिया और अंग्रेजों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। और जो चंद्रनगर था ये फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसियों की बस्ती और किला हुआ करता था। नवाब इनके अच्छे संबंध थे नवाब से, और ये अभी तक जितनी थी, और इसका जवाब देने जो नवाब हैं वो प्लासी में आएंगे, और यही चंद्रनगर पर अटैक करना ही इसका तात्कालिक कारण था, प्लासी युद्ध का। अब इसके बाद जो षड्यंत्र हुए हैं उसकी हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से षड्यंत्र हुए हैं, कौन कौन साथ में था, कौन कौन प्लासी में नहीं था, किसने विरोध किया और किसने षड्यंत्र किया। ठीक है, तो इतनी ही बात इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। समय आपको हम बता दें कि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। समय हो गया है 10:04। 10:04 हो चुके हैं हमारी घड़ी में। तो ये एक लंबा समय है कि 9 बजे से लेकर आपने 10 बजे तक पूरा समय ले लिया, 1 घंटे की। हाँ, 1 घंटे की क्लास हुई है, लेकिन इसमें समझने वाली क्लास थी, फैक्चुअल कम थी। तो आप यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हमने ज़्यादा यहाँ पर फोकस हमने कहानी पर करी है, कहानी आपको बताई है जिससे चीज़ें आपके पकड़ में हो। तो ठीक है, हम रुकेंगे आज यहीं पर दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक एक सूचना वही जो हर बार होती है, क्या कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन एक काम और करें, वो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका लाभ और लोगों को मिले। आप एक चेन बना सकते हैं कि एक मित्र, एक सब्सक्राइबर, केवल एक नया सब्सक्राइबर जुड़ाए, एक लोगों तक फैलाए। इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, रुकेंगे हम यहीं पर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।